हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं पंकज वर्मा, आपका एजुकेटर, और आप देख रहे हैं पंकज आईएएस एकेडमी। आप सभी का डेली करंट अफेयर्स लेक्चर सीरीज में स्वागत है। और हम जो है इस लेक्चर सीरीज में करंट अफेयर्स पढ़ेंगे क्विज के थ्रू। तो बिना देरी किए हुए लेट अस स्टार्ट विद आवर लेक्चर सीरीज। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, जैसा कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन वो क्या है? विद रेफरेंस टू जीएसटी काउंसिल। तो ये, अब सबसे बड़ी बात ये है कि करंट अफेयर्स क्विज है, तो ये जो टॉपिक्स हैं ये न्यूज में हैं। तो ये टॉपिक जो है करंट जीएसटी काउंसिल, ये आपके न्यूज में आया हुआ है पेपर्स में, इसलिए क्वेश्चन को उठाया गया है। तो लेट अस स्टार्ट। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि इन सभी स्टेटमेंट में से करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है, ठीक है? तो क्या कह रहा है? इट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बिल्कुल सही है। स्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 279 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 279 ए का क्लॉज 1, ओके, ए का क्लॉज 1। अगला स्टेट देखो, इट्स अ जॉइंट फोरम ऑफ सेंटर एंड स्टेट्स, ये स्टेटमेंट भी क्या है? सही है, आपको पता होगा। काउंसिल इज चेयर्ड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है, इसको ध्यान से देखो, क्या ये सही है कि नहीं। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं इसके? ओनली वन सही है, ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्या पूछा जा रहा है? हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो इसमें एक स्टेटमेंट सही है, दो स्टेटमेंट। ये नहीं पूछा जा रहा विच वन, यहाँ पूछा जा रहा हाउ मैनी। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो है लास्ट ईयर से यूपीएससी ने एक इनोवेशन किया है नेचर ऑफ क्वेश्चंस में। यहाँ क्या पूछा जा रहा? हाउ मेनी स्टेटमेंट्स, इन तीनों में से कितने सही हैं? तो पहला तो क्या है? सही लग ही रहा है। दूसरा क्या लग रहा है? सही लग रहा है। तीसरे में गलती लग रही है कि प्राइम मिनिस्टर नहीं होता उसमें, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर जो है चेयर करता है, और उसके मेंबर्स कौन से होते हैं? जो स्टेट के क्या होते हैं? सीएम्स होते हैं, या स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं। तो कुछ ऐसे सीएम्स भी होंगे जो अपनी फाइनेंस की पोस्ट अपने पास रखे होंगे, तो वो इस काउंसिल में पार्टिसिपेट करेंगे, राइट। तो चलो हम लोग आंसर्स देखते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज बी। बी क्या है यहाँ पे? ओनली टू। तो मतलब दो स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है, एक स्टेटमेंट गलत है। चलो अब इसके डिटेल सॉल्यूशन पे चलते हैं हम लोग। तो क्या हो गया? लेट्स सी। तो निर्मला, अब ये न्यूज में क्यों था, इस ये क्विज आपके सामने क्यों आ रही? क्योंकि निर्मला सीतारमन जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो है 53rd जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के लिए दिल्ली में मीटिंग बुलाई थी, ठीक है। जून 22 की न्यूज है ये। तो जीएसटी, अब देखो जीएसटी जो है ये किस आर्टिकल की अमेंडमेंट के थ्रू आया था? 101st, ठीक है। कौन सा आर्टिकल? सॉरी, कौन सा अमेंडमेंट? 101। और आर्टिकल कौन सी है? ये आर्टिकल देख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 279 ए क्लॉज 1। ये चीज आपको याद करके रखना है, ओके। अगला देख लो, जीएसटी काउंसिल हैड टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड। अब जब ये पहली बार 2016 में बना था, ईयर ऑफ प्रमोशन क्या है? 2016। जब पहली बार बना था, इसको 16 डेज में, 60 डेज के अंदर में प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूट करना था इसको, ठीक है, अंडर आर्टिकल 279 ए। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन देख लो, इसमें कौन कौन से लोग होते हैं? तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर प्लस यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस, अगर है तो। कोई जरूरी नहीं ये वाली पोस्ट हो, इन केस द पोस्ट इज अवेलेबल देन वो भी रहेगा। एंड देन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स। तो इसलिए जो है तीसरी स्टेटमेंट क्या है हमारी? गलत हो जा रही है, ठीक है। आशा करते हैं तो आपको ये आंसर जो है समझ में आ गया होगा। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज इंडोकोनीमा? जैसे ध्यान से देखो इसको, व्हाट इज इंडोकोनीमा रिसेंटली सीन इन न्यूज। तो क्या है ये? इट्स अ न्यू जेनस ऑफ, क्या है? गोम्फोनिमोइड डायोटम। अब डायोटम्स तो सुने होगे ना, अगर आपने इन्वायरमेंट या ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, तो पढ़ा होगा कि क्या होते हैं? डायोटम्स आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि कहाँ पाए जाते हैं? ओशंस में, वाटर बॉडीज में। तो ये आपको पता ही होना चाहिए, नहीं है तो जान लो। न्यूली डिस्कवर्ड स्पेसीज और स्पाइडर हैं, न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन है, एंशियंट इरिगेशन टेक्निक है। तो इन चारों में से किस ऑप्शन की तरफ ये करेक्ट है? इंडोकोनीमा। चलो आप जल्दी से इसका गेस मारो, सोचो सोचो जल्दी से। चलो लेट अस सी द आंसर। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यू जीनस ऑफ गोम्फेनोडाइट डायटम। अब
इस वाले टर्म के अंदर में मत घुसना। ओके, इस वाले टर्म को अंदर याद करने की कोशिश मत करना, इतना याद रखो, इट्स अ डायटम। ठीक है, तो डायटम आप जब पढ़ोगे किस केस में, जब भी आप इवन अगर आप कोरल रीफ्स के बारे में पढ़े हो, ठीक है, या जो फिशेज होती हैं तो वो डायटम्स पे फीड करती हैं। ओके, तो देखो क्वेश्चन क्या है, सिर्फ हमें ये पता करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ इतना ही बताना है कि ये जो न्यूज में आया है वो किससे संबंधित है। अगर आपको इतना पता हो कि ये कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डाइटम जो ओशन में पाए जाते हैं उससे संबंधित हैं, तो जनरली डाइटम्स दे आर फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन। अब लेकिन यहाँ पे जो है ये ईस्टर्न घाट्स में डिस्कवर हुए हैं, राइट। तो कहाँ पे खोजा गया इनको, ईस्टर्न घाट्स में पाया गया है, और क्लीन वाटर रिवर्स में। तो जनरली कहाँ पे है, वाटर के सरफेस पे पाए जाते हैं। दिस थिंग यू शुड रिमेम्बर, दे आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। ठीक है, तो ईस्टर्न घाट्स की क्लीन रिवर्स में इनको पाया गया है। डाइटम्स आर फोटोसिंथेटिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, दिस फैक्ट यू मस्ट रिमेम्बर। क्या है ये, दीज आर फोटोसिंथेटिक एंड सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। ओके, एसेंशियल टू एक्वाटिक फूड चेन, जैसे मैंने बताया ये जो ओशंस होते हैं उसमें क्या होते हैं, जो हमारी फिशेस होती हैं, ठीक है, वो क्या खाती हैं, डाइटम्स। ओके, और फिर इन फिशेस को हायर फिशेस खाती हैं, राइट, तो शार्क है। तो जो छोटी फिशेस हैं वो डाइटम्स खाएंगी, और फिर बड़ी फिशेस इन छोटी फिशेस को खा लेंगी, तो इस हिसाब से जो एक्वाटिक फूड चेन है वो सस्टेन करती है। ओके, तो चलो अगला देखते हैं हम लोग। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट क्या है, द यूनाइटेड नेशन डिफाइंस पॉवर्टी एज अ मल्टीफेसेटेड डिप्राइवेशन अफेक्टिंग एक्सेस टू बेसिक नेसेसिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। इस स्टेटमेंट देखो ध्यान से, ये क्या है, यूनाइटेड नेशंस की डेफिनेशन दी जा रही किस बारे में, पॉवर्टी के बारे में। तो अगर आपने जीएस पेपर 2 की तैयारी की है तो वहां पे यू वुड हैव स्टडीड दिस वन। ओके फ्रेंड्स, अगला देखो क्या है, पॉवर्टी के बारे में यूनाइटेड नेशंस की डेफिनेशन है, और इसमें बात हो रही है कि किस तरह के डिप्राइवेशन अफेक्टिंग एक्सेस टू बेसिक नेसेसिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, मल्टी फेसेटेड मतलब मल्टी डायमेंशन में, हर एक पहलू में, बहुआयामी जिसको हिंदी में बोलते हैं। स्टेटमेंट 2 क्या है, द वर्ल्ड बैंक्स एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन वाज अपडेटेड in 2017 to 1.9 per day, encompassing extreme poverty globally। तो किस बारे में बात हो रही है, ये कह रहा है कि 2017 में जो क्या है, जो टू था, जो यूनाइटेड नेशन द्वारा पॉवर्टी की लाइन थी उसको अपडेट किया गया। तो पहले क्या था, $1 था, ये आपको पता होगा अगर आपने पढ़ा होगा कहीं करंट अफेयर्स। तो पहले क्या था, $1 था, फिर $1 से क्या कर दिया गया, $1.90 कर दिया गया पर डे। तो ये चेंज लाया गया कब, 2017 में, ये स्टेटमेंट क्लेम कर रहा है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही था कि गलत है, तो जैसा मैंने बताया ये स्टेटमेंट लगभग लगभग सही है। तो देखो, अब देखो इसमें स्टेटमेंट 1 सही है, करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, और लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। उसके बाद ये सी वाला क्या बोल रहा है, इट्स करेक्ट बट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। इस टाइप का आपको क्वेश्चन तो मिलता ही होगा, तो आपको पता होगा। तो चलो जल्दी से आंसर निकालो, क्या हो जाएगा इसका आंसर, कमेंट करो नीचे जाके कि इसका आंसर क्या होगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, सर कमेंट में बताओ आंसर क्या होगा। तो चलो हम लोग देखते हैं इसका आंसर। आंसर क्या हो जाएगा इसका, दिस इज आंसर बी। तो बी में यहाँ देखो क्या है कि एक्सप्लेनेशन जो है वो सही नहीं है। तो स्टेटमेंट दोनों अपने आप में क्या है, करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 इज ऑल्सो करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट, बट द एक्सप्लेनेशन इज रॉन्ग। तो रॉन्ग क्यों है, कि पहले वाले क्या कह रहा है कि यूनाइटेड नेशन डिफाइन करता है मल्टीफेसेटेड डिप्राइवेशन, और दूसरे वाले क्या कह रहा है कि ये जो है पॉवर्टी लाइन का चेंज किया गया है। तो अब इन दोनों में कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, ठीक है, एक बात डेफिनेशन की कर रहा है, एक बात कर रहा है पॉवर्टी लाइन की, तो इसलिए दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो एक्सप्लेनेशन वाजिब नहीं है इसकी। तो न्यूज में क्या है, सबसे पहले ये देख लो, क्योंकि जो विवेक देबरॉय हैं क्या है, पीएमईएसी,
EAC, प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, इसके क्या है, ये चीफ हैं। तो इन्होंने क्या बोला है कि देयर इज नीड फॉर रीअसेसमेंट ऑफ इंडियाज ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन, इसको हमें क्या करना है, रीअसेस करने की जरूरत है। एक तरह से फिर से कोई टास्क बने या कोई टीम बने जो कि आज के टाइम पे 2024 में जो इकोनॉमिक लेवल्स हैं और जो बास्केट है अपनी कंज्यूमर वाली, कंज्यूमर बास्केट, उस हिसाब से इसको अपडेट करने की जरूरत है। तो अगला देख लो, क्या कह रहा है, यूनाइटेड नेशंस डिफाइंस पॉवर्टी, अब डेफिनेशन की बात होगी जो स्टेटमेंट वन है, तो किस हिसाब से करता है, डिप्राइवेशन ऑफ चॉइसेस एंड अपॉर्चुनिटीज। अब इसको आप याद कर लो क्योंकि आप जब GS2 का मेंस लिखोगे, ठीक है, GS2 मेंस, तो वहां पे आपको ये डेफिनेशन बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। अगर आपको सिलेबस पता हो तो GS2 मेंस में ये सिलेबस है टॉपिक में। इट इनकम्पासेस सेवर क्रिटिकल डायमेंशंस, तो इस पॉवर्टी जो डिप्राइवेशन है, डायमेंशंस ऑफ डिप्राइवेशन, उसके अंदर में क्या क्या आता है, बहुत सारी चीजें। तो पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी, इनसफिशिएंट रिसोर्सेज टू प्रोवाइड फॉर बेसिक नीड्स, क्लोथिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, लैंड सस्टेनेंस, एम्प्लॉयमेंट, एक्सेस टू क्रेडिट, ये सभी क्या होते हैं, दीज आर डिफरेंट डायमेंशंस। ये सभी क्या है, दे आर डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ डिप्राइवेशन। ओके, तो इसको आपको रट लेना है। तो दिस इज नॉट जस्ट फॉर करंट अफेयर्स, दिस इज ऑल्सो फॉर GS2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा आप जब भी आंसर लिखो तो यूनाइटेड नेशंस की डेफिनेशन को उसमें इंक्लूड करो, इससे क्या होगा, आपका जो आंसर है उसमें ज्यादा ज्यादा ऑथेंटिसिटी आएगी। ओके, तो चलो अगला इसमें पॉइंट देखते हैं हम लोग, क्या है कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक poverty is categorized into absolute measures initially in 1990, सबसे पहले जो 1990 में कितनी पॉवर्टी लाइन दी गई थी, $1 पर डे, ठीक है। उसके बाद 2017 में इसको अपडेट किया गया, अपडेट करके क्या बना दिया गया, $1 1.90 पर डे। तो इस हिसाब से अगर इंडिया में इस इम्प्लीमेंट किया जाए इसको, ठीक है, तो इंडिया की पॉवर्टी कम से कम 40 to 50% लोग इस पॉवर्टी के नीचे आ जाएंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इंस्टीट्यूट रिसेंटली साइंड अ MOU विथ नेशनल हाईवेज अथॉरिटी, NHAI, फुल फॉर्म आप याद करके रखो। तो जो लोग PCS की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, RO ARO की तैयारी कर रहे हैं, और और भी वैकेंसीज आती हैं, ठीक है, जैसे सचिवालय की, सेक्रेटेरिएट की वैकेंसीज आती हैं, तो उन सब के लिए जो है फुल फॉर्म से पूछे जाते हैं, राइट। बैंकिंग एग्जाम्स में फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, तो यू नीड टू ऑल्सो लर्न दिस फुल फॉर्म, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब इसमें क्या, टू एनहांस रोड सेफ्टी थ्रू AI। मेन क्वेश्चन क्या है कि NHAI ने रोड सेफ्टी के लिए किसके साथ MOU को साइन किया है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, IIT दिल्ली। तो IIT दिल्ली ने क्या है, NHAI के साथ साइन किया हुआ है, और इसमें क्या है, किस बात के लिए, एआई बेस्ड सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा, टू इम्प्रूव रोड साइन अवेलेबिलिटी। तो रोड साइन क्या होती है आपको पता होगा, जैसे कभी भी कहीं पे आप देखते हो ना, ऐसा कोई रोड पे कर्व है ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगाया जाता है, यहाँ पे साइन लगाई जाती है। ओके, तो इसी को बोलते हैं रोड साइन। तो कहीं पे भी बहुत तेज अगर मोड़ रहता है रोड पे, तो यहाँ पे लगाया जाता है कि आगे, इस पे साइन पे लिखा रहता है, आगे तेज मोड़ है, देयर इज अ शार्प बेंड, तो आगे तेज मोड़ है, कृपया गाड़ी धीमे चलाएं, राइट। तो यही होती है रोड साइन। तो कहीं पे आगे लगा रहता है, सिंबल लगा रहता है खतरे का, ठीक है, तो कहीं पे रोड मान लो टूटी है तो वहाँ खतरे का सिंबल, ऐसे रोड साइंस लगी होती हैं। ओके, तो ये जो AI का यूज करके रोड साइन अवेलेबिलिटी के ऊपर काम करना है, तो IIT दिल्ली के साथ NHAI ने पार्टनरशिप की हुई है। तो इसमें लगभग 25,000 किलोमीटर पे काम होगा, और IIT दिल्ली जो है सर्वे और कलेक्ट करेगी इस सबसे। ये दोनों पॉइंट नॉट इम्पॉर्टेंट, इसमें आपका मेन पॉइंट यही है जो कि इम्पोर्टेंट है, आपको इसको याद करके रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। अब देखो जून 22 को ही क्या था, योगा डे था, आपको पता होगा ना। 22 को ही क्या होता है, योगा डे मनाया जाता है। तो कल ही मनाया गया था ये योगा डे, नहीं सॉरी 21 को मनाया जाता है, सॉरी सॉरी सॉरी। किस दिन मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है। तो अब देखो क्या है, दिस डे वॉज डिक्लेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन 2014,
सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा वाज सेलिब्रेटेड इन वाराणसी। तो जो पहला वाला था, क्या पूछ रहा है, जो पहला योगा डे था वो कहाँ मनाया गया था, बनारस में। क्या लगता है आपको, ये सही है? चलो अगला देख लो, अगली। द थीम ऑफ 2024 आपकी जो मनाया गया है उसका क्या है, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। तो ये तो शायद पिछले साल का थीम था, इस बार का नहीं था। तो चलिए आपके हिसाब से क्या होगा, कितने, क्या पूछ रहा है फिर से देखो, पूछ रहा है कितने स्टेटमेंट इसमें से सही हैं, कि सिर्फ एक सही है, दो सही है, तीन सही है। चलो जल्दी से इसका आंसर गेस करो और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दो जल्दी से। तो चलो इसका आंसर देखते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, मतलब सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है, इसमें सिर्फ जो पहला वाला स्टेटमेंट है वही सही है। ठीक है, तो ये बनारस में नहीं हुआ था, ये दिल्ली में हुआ था। और इसकी जो थीम है ये 2024 की थीम है। ठीक है, तो 2023 की थीम है। 2004 की जो थीम है वो क्या है, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। ठीक है, दिस इज द न्यू थीम। तो ये याद करना है, पीसीएस में तो बहुत पूछा जाता है ये थीम, इसलिए इसको याद कर लेना। तो जो भी किसी स्टेट का पीसीएस तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीएससी, आरपीएससी, इन सब के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है थीम। और 2023 का था योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट 3 गलत हो जाता है। योगा डे वाज प्रपोज्ड बाय पीएम मोदी, आपको पता ही होगा यूएनजीए में जब मोदी जी अपनी पहली स्पीच देते हैं तो वहां पे उन्होंने क्या बोला था कि 21 जून को हमें योगा डे मनाना चाहिए बिकॉज ऑफ द हेल्थ बेनिफिट्स। और फिर क्या हुआ, यूएनजीए ने इनकी बात मान ली थी और उस दिन से हमारा इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट होने लगा। और जो सबसे पहला योगा डे क्या था वो कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था, यू कैन सी, राजपथ न्यू दिल्ली में। कहाँ पे हुआ था, राजपथ न्यू दिल्ली में। ओके, तो जो सबसे पहला योगा डे था वो हुआ था कहाँ, राजपथ में। योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी इस बार का थीम है। और इस बार वाला जो 2024 का योगा डे था वो कहाँ मनाया गया है, शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर, डल लेक के पास। ठीक है, ये याद रखना। तो आपको क्या याद रखना है, यू हैव टू मेमोराइज द वेन्यू। ओके, तो दो तीन चीजें जो आपको याद करके रखनी है, वो वेन्यू रखनी है, डेट रखनी है, थीम रखनी है। ये तीन चीजें इस इवेंट से आपको याद होनी चाहिए। और सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम कहाँ पे सेलिब्रेट हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके, ईयर आपको पता ही 2014 में स्टार्ट हुआ था सबसे पहली बार, तो इस बार लगभग 11th ईयर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। Recently, which institute has won joint second prize in Trinity Challenge, second competition for addressing antimicrobial resistance, इसको हम AMR बोलते हैं शॉर्ट में। तो ऑप्शंस क्या हैं, आईटी अहमदाबाद, आईटी कानपुर, दिल्ली और रुड़की। आपके हिसाब से क्या होगा आंसर, जल्दी से गेस करो। ठीक है, एएमआर आपको पता होगा ना, इसमें एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है, जब आप कोई भी एंटीबायोटिक खाते हो, ठीक है, एंटीबायोटिक खाते हो पर उसको इम्प्रॉपरली खाते हो। ठीक है, इम्प्रॉपरली जब उसको आप कम यूज करते हो, राइट, बिना उसका एक क्या होता है, एक डोज होता है। पहली चीज डोज होता है, दूसरा होता है कोर्स। कोई भी आप मेडिसिन अगर एंटीबायोटिक खा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे होता है नॉरफ्लॉक्स टीजेट, नॉरफ्लॉक्स टीजेट, या मेट्रोजिल, मेट्रोनिडाजोल। ठीक है, ये जो है सॉल्ट है और इसका जो मेट्रोजिल नाम से आती है दवा। ओके, तो अगर आप कोई भी एंटीबायोटिक खा रहे हो और उसका कोर्स पूरा नहीं करते हो तो क्या होता है, जो अंदर में बैक्टीरिया होते हैं हमारे बॉडी में वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं उस ड्रग के खिलाफ। तो आज अगर वो बॉडी में वो बैक्टीरिया किसी भी पर्टिकुलर ड्रग के खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप कर लिए, फिर आप कितनी भी दवा खाओ, वो दवा का उस बैक्टीरिया पे असर नहीं होता है। ठीक है, दैट सिंपली मीन्स कि जो आपका मेडिसिन है, एंटीबायोटिक मेडिसिन, वो जो है इफेक्टिव नॉट इफेक्टिव हो जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं हम, ड्रग रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सेकंड प्राइज कितने किसने जीती हुई है, कंपटीशन का नाम क्या है, ट्रिनिटी चैलेंज। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या होगा, दिस इज आईआईटी दिल्ली। ठीक है, तो आईआईटी दिल्ली ने जो है ये चैलेंज जीता हुआ है। आपको मैंने बता दिया एंटी एएमआर क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो ध्यान रखना आगे से आप कभी भी जब कोई भी एंटीबायोटिक दवा खा रहे हो तो उसका जो डॉक्टर ने आपको कोर्स बताया है उसको कोर्स को जरूर कंप्लीट करना। ठीक है, अदरवाइज इफ यू डोंट कंप्लीट द कोर्स, आपके अंदर पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए और फिर जब वो बीमारी आपको होगी
तो वो दवा आपके लिए काम नहीं करेगी, आपके लिए फिर हाई पावर की और दवा आपको यूज करनी पड़ेगी। ठीक है। तो इस टॉपिक में आपको एक और चीज, जब आप पढ़ोगे ना एएमआर का टॉपिक साइंस के अंदर, तो यू विल फाइंड अबाउट कंपाउंड मेडिसिन, कंपाउंड ड्रग्स। ठीक है। तो कभी कभी फिर क्या होगा, जब एक दवा सिंगल नहीं काम करेगी तो दो दो एंटीबायोटिक, दो टाइप की अलग अलग आपको एक साथ खिलाई जाएगी। ठीक है। तो टाइप टू टाइप थ्री टाइप में होती हैं। तो इसलिए बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की आपको जरूरत है। चलो अगला क्वेश्चन देते हैं हम लोग। Consider the following statements about striped Sicilian recently seen in news। तो ये क्या है, ये लिम्बलेस एम्फीबियन है, वेस्टर्न घाट्स में पाया गया है। इट इज अ जनरलिस्ट प्रेडेटर दैट इट्स सॉइल इन्वर्टिब्रेट्स लाइक अर्थवर्म्स एंड टर्माइट्स और बेटल पपी। अब ये करंट न्यूज में है, अगर आपने न्यूज आइटम पढ़ा है तो हो सकता है आप सॉल्व कर लो, अदरवाइज तो फिर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो क्या पूछा जा रहा है, इनमें से कितने स्टेटमेंट सही है, पहला सही दूसरा सही है या दोनों सही है या कोई नहीं सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज आंसर सी बोथ आर ट्रू। ठीक है। तो क्या है, ये लिम्बलेस एम्फीबियन है, जैसा कि पहले वाले स्टेटमेंट में दिया गया है। ठीक है। क्या है ये, दिस इज अ लिम्बलेस एम्फीबियन है। कहाँ पाया गया है, वेस्टर्न घाट्स में पाया गया है। और ये जनरली प्रेडेटर भी है। ठीक है। सॉइल में इन्वर्टिब्रेट, जिनके बोन्स नहीं होती, रीढ़ की हड्डी नहीं होती, उनको क्या करता है, ये खाता है। ठीक है। तो दिस इज व्हाट, अब देखो ऑप्शन देखते हैं हम लोग क्या है। दिस इज अ लिम्बलेस एम्फीबियन स्ट्राइप्ड, और ये कहाँ पे, काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया गया है। ठीक है। काजीरंगा कहाँ पे है, आपको पता होगा, ये कहाँ पे काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क इज इन असम। याद कर लेना अगर नहीं होगा तो। ड्यूरिंग द रैपिड, ये टर्म याद करने की जरूरत नहीं है आपको, सर्वे हुआ था यहाँ पे। ठीक है। द स्ट्राइप सेसिलियन इज अ लिम्बलेस एम्फीबियन, और ये जो पहले जो है वेस्टर्न घाट्स में पाया जा चुका है ऑलरेडी। इतनी डिटेल आपको देखने की जरूरत नहीं है। अब चूंकि मैंने पीडीएफ में इसको बना दिया तो मन कहता है आपको जा लेना, अदरवाइज यू कैन इग्नोर इट। सिर्फ ये पता कर लेना कि ये कहाँ पे पाया गया है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो ये दूसरा जो स्टेटमेंट, जनरलिस्ट प्रेडेटर, मतलब ये किसी भी इनवर्टिब्रेट को जो सॉइल में मिल रहा है उसको खा लेगा। तो देख रहे हो, अर्थवर्म एंड टर्माइट्स बीटल बगी, इन सभी को वो खा सकता है। ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट इसलिए सही हो जाता है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 8। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला क्या है, द मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन मेवन। अब ये पहले बहुत दिन से न्यूज में चल रहा है एक्चुअली। ठीक है। तो ये ऑलरेडी न्यूज में है, और ये 2-3 साल से न्यूज में है। सो दैट मेक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। दिस हैज बीन इन न्यूज फ्रॉम लॉन्ग टाइम। तो क्या करना है आपको, ऐसे कोई भी साइंस की घटनाएं जो काफी दिन से न्यूज में चल रही हैं, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ओके। तो चलो लेट अस सी दिस टॉपिक। ओके, 1 मिनट, लेट मी इरेज दिस। ओके। हाँ, तो देखते हैं क्या है, मेवन के बारे में बात हो रही है। ठीक है। ये 2013 में न्यूज में आज से चल रहा है। ठीक है। और जब भी कोई नया इवेंट इससे होगा तो न्यूज में आ जाएगा फिर से, इसलिए ये हमेशा आपके लिए इंपॉर्टेंट बना रहेगा। ओके। सेकंड क्या है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू स्टडी द अपर एटमॉस्फेयर ऑफ द मार्स एंड इट्स इंटरेक्शन विद द सोलर विंड। ठीक है। तो पहला क्या पूछ रहा है कि ये नासा द्वारा नवंबर 18 2023 का, अब देखो यहाँ पे जो है ना, ये यूपीएससी में हो सकता है आपको स्पेसिफिक डेट ना दे, ईयर दे सकता है। तो डेट आप स्किप कर सकते हो, ईयर याद रखना। ओके। व्हाट यू हैव टू डू इज, यहाँ पे ईयर आपको रिमेम्बर करके रखना है कि 2013 में लॉन्च हुआ था, नासा द्वारा हुआ था, और ये स्पेस क्राफ्ट है। और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, ये चीज। अब देखो इसमें यही है क्वेश्चन टाइप का, कि पहला सही है कि दूसरा सही है, एक्सप्लेनेशन सही है कि नहीं है। तो इनमें से आप देख लो कौन सा ऑप्शन सही होगा। थोड़ा सा ध्यान से इसको देखो, क्या लगता है आपको कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है इसका। चलो देखते हैं हम लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए, मतलब पहला वाला जो है करेक्ट है, और एक्सप्लेनेशन भी सही है। ओके। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड इज आल्सो करेक्ट, एंड द एक्सप्लेनेशन इज आल्सो करेक्ट। ओके। चलो एक बार इसका देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेवन क्या है, नासा द्वारा लॉन्च किया गया है ये। ठीक है। तो इट्स अ नासाज, क्या है, स्पेसक्राफ्ट है। स्टेलर डिस्प्ले ऑफ पर्पल कलर्ड लाइट्स ऑन मार्स। ये न्यूज में क्या है, व्हाई इज इट इन न्यूज, क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ है, ये चीज दिखी हुई है, पर्पल कलर्ड लाइट्स ऑन मार्स, इसकी अभी अभी डिस्कवरी हुई है।
ठीक है। तो मेवन ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट नवंबर 18 2023 को लॉन्च हुआ था। ठीक है। तो हमारे लिए फैक्ट्स इंपॉर्टेंट क्या है कि अभी अभी कोई लाइट्स की डिस्कवरी हुई है। मेवन नासा ने लॉन्च किया है, इतना याद रखो। 2013 में लॉन्च किया था। ओके। ऑर्बिटर है। अगला देख लो, मेवन जो है इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? अपर एटमॉस्फेयर की स्टडी करना ऑफ मार्स, एंड इट इज इंटरेक्शन विद द सोलर विंड। तो सोलर विंड के साथ ये कैसे इंटरेक्ट कर रही है? आपको पता होगा ना कि जो सन है उससे रेडिएशंस निकलती है ना, और कभी कभी ये जो इतनी स्ट्रॉन्ग इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनती है, तो यहाँ से फ्लेयर्स, सोलर फ्लेयर्स और सोलर विंड्स निकलती हैं सन से। और चूंकि मार्स जो है पास में है, राइट, तो यहाँ पे यहाँ तक जो है सोलर की जो विंड्स हैं और फ्लेयर्स उसका असर जाता है, राइट। तो दिस इज व्हाट दिस स्टेटमेंट इज टॉकिंग अबाउट। तो इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं सच एज IUVS, NGIMS एंड SWEA, इसकी मदद से ये अपर एटमॉस्फेयर ऑफ मार्स की स्टडी करता है। ठीक है। दिस इज मोर देन सफिशिएंट इस क्वेश्चन के लिए। चलो अगला देखते हैं। मुदगल फोल्ड रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ऑप्शंस क्या हैं? केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो जल्दी से सोचो आप, इन सभी में से कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे मुदगल फोल्ड सिचुएटेड है? अभी ये जल्दी से, अभी कल या परसों में ये न्यूज में था। ठीक है। तो जल्दी से इसको सोचो और कमेंट करो। तो देखते हैं हम लोग इसका आंसर। मुदगल फोर्ट कहाँ पे है? कर्नाटक में है। और इसमें क्या पता पाया गया है? इट शोकेसेस इंडियाज रिच हिस्टोरिकल एंड कल्चरल हेरिटेज। और क्या क्या चीजें मिल रही हैं यहाँ पे? आर्किटेक्चर, कल्चर, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। अब ये जो है लगभग 1000 पुराना हिस्ट्री इसका दिखाता है। चालुक्यास और राष्ट्रकाल। आपको अगर पता हो ना, तो अगर आपने मेडिवल हिस्ट्री पढ़ी हुई है तो उसमें आप देखोगे कि जो कर्नाटक की रीजन है वहाँ पे कौन कौन सी डायनेस्टीज हैं। चालुक्यास, राष्ट्रकूटास, बहमनीज और विजयनगर एम्पायर। ये चार इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हैं जो कि कर्नाटक रीजन में हैं। तो इफ यू रिमेम्बर द हिस्ट्री यू कैन इजिली रिमेम्बर दिस, क्या इसको रिकॉल कर सकते हो आप। और अगर नहीं आता तो ये याद कर लो कि ये जो चारों डायनेस्टीज हैं वो कहाँ से एसोसिएटेड हैं? कर्नाटक रीजन से। ठीक है, इसको याद कर लो। ओके। अगला क्या है? इट बिकेम अ स्ट्रेटेजिक बैटल ग्राउंड बिटवीन विजयनगर एम्पायर एंड द आदिल शाही डायनेस्टी। आदिल शाही किसके था? बहमनी से। जब बहमनी किंगडम ब्रेक हो जाती है तो आदिल शाही किंगडम फॉर्म होता है उससे। ठीक है। और इन दोनों में क्या होता है? लड़ाई होती है। ठीक है, ये इसकी लोकेशन कहाँ है? रायचूर डैम बिटवीन तुंगभद्रा एंड द कृष्णा रिवर्स। दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस। बस आपको याद क्या करना है कि ये चीज न्यूज में है, मुदगल फोर्ट, दिस इज इन न्यूज। और किस स्टेट में है? दिस इज इन कर्नाटक। ठीक है, इतना याद करना है आपको। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10। कंसीडर द फॉलोइंग पैसेज। तो ये थोड़ा इस तरह के क्वेश्चन आते कम है, पर मैंने इसको ऐसे फ्रेम किया हुआ है। तो क्या है, हमने क्या हुआ, एक डिस्क्रिप्शन दिया है एक कंट्री का। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस का करंट अफेयर्स है। तो क्या है कि एक हमारे जयशंकर जी हैं जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर, वो कहीं किसी कैपिटल में गए हुए हैं एज पार्ट ऑफ हिज ऑफिशियल विजिट। अब ये डिस्क्रिप्शन देखो, ये क्या है? दिस इज अ आइलैंड कंट्री है, साउथ एशिया में है, और इंडियन ओशन में लोकेटेड है कंट्री। और ये सेपरेटेड किससे है? फ्रॉम द गल्फ ऑफ मन्नार एंड द पाक स्ट्रेट। अगर आपने थोड़ा बहुत भी ज्योग्राफी की मैपिंग की है, ठीक है, अगर ज्योग्राफी मैपिंग आपकी थोड़ी भी है सही, तो फ्रॉम दिस डिस्क्रिप्शन आपको गल्फ ऑफ मन्नर क्या और पाक स्टेट इसको इंडिया से सेपरेट करता है, आप इस ही डिस्क्रिप्शन से उस कंट्री का नाम बता देंगे। ठीक है। अगला क्या कर रहा है कि इट शेयर्स मैरीटाइम बॉर्डर्स विद मालदीव। इसका मतलब मालदीव की बात तो नहीं हो रही है, क्योंकि वो जो कंट्री की बात हो रही है वो खुद मालदीव के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो कौन सी हो जाएगी? हाईएस्ट पॉइंट दिया गया है, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी हमें। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट दिया हुआ है इसकी हमें जरूरत नहीं है आंसर्स निकालने के लिए। पहला क्या है? मॉरिशियस। दूसरा क्या है? मदगास्कर। तीसरा सेशल्स। तीसरा ये लास्ट क्या है? श्रीलंका। तो आपको सिर्फ क्या याद करके रखना है? गल्फ ऑफ मन्नर। इफ यू रिमेम्बर दिस वन, गल्फ ऑफ मन्नर। एंड अगला क्या है? पाक स्ट्रेट। क्या है? पाक स्ट्रेट। अगर ये दो चीजें आपको पता है तो बाकी आंसर में कुछ और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, आपका आंसर निकल जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है। तो जयशंकर जी कहाँ गए थे? कोलंबो गए हैं किसी मीटिंग पे। आइलैंड कंट्री है,
गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट क्या करता है, इंडिया को सेपरेट करता है किससे, श्रीलंका से। अब ये चीज आपको क्या याद रखनी है कि जो पाक स्टेट है वो नॉर्थ में है, गल्फ ऑफ मन्नार नीचे है, राइट। हाँ तो देखो, जो है आप मैप देख सकते हो ना, थोड़ा सा हम इसको मैग्नीफाई कर देते हैं। मैप को वैसे देख तो रहा होगा बढ़िया से। तो देखो मैप देखो, यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होती है ज्यादातर केसेस में, इफ यू कैन लोकेट दिस, श्रीलंका आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा और ऊपर देखो, ये देखो। तो देखो यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ पे होती है, जो चांसेस होते हैं तो याद रखो जो ऊपर है, एक चीज और, अगर कंफ्यूजन होती है तो देखो यहाँ पे नॉर्थ में क्या है, दिस इज जफना, अगर दिख रहा हो तो, हाँ देखो जफना। और यहाँ पे पाक, फिर यू कैन रिमेम्बर जेपी, जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे और जो अगस्त क्रांति में पार्टिसिपेट किए थे। तो जेपी का नाम रखो, जहाँ जफना है वहीं पे पाक है, ओके। तो स्ट्रेट वैसे भी नैरो होता है। दूसरा तरीका क्या है आपको याद रखने का, जो स्ट्रेट्स होते हैं वो नैरो होते हैं, पतले होते हैं। और इंडिया का सबसे पतला जो रास्ता, वो देखो श्रीलंका यहाँ तक है ना, श्रीलंका लगभग यहाँ पे है और इंडिया यहाँ पे है, तो जो सबसे नैरो स्ट्रिप है इंडिया श्रीलंका के बीच में वो यहाँ पे है। जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ तो बहुत चौड़ा हो जा रहा है ना, देख रहे हो इतना चौड़ा है। तो ये तो स्ट्रेट हो नहीं सकता है, तो स्ट्रेट हमेशा क्या होगा, ऊपर ही होगा। तो अगर आपको आपके माइंड में ये मैप बना हुआ है तो यू कैन इजिली रिमेम्बर कि जो नॉर्थ मीटिंग पॉइंट है वहां पे पाक स्ट्रेट है, और जो साउथ है वो गल्फ ऑफ मन्नार है, ठीक है। तो गल्फ ऑफ मन्नार में हमारा एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो ओवरऑल यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलो आगे मूव करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, लेट मी रीएडजस्ट द पेजेस, आई थिंक दिस इज फाइन नाउ। हाँ, तो क्या है क्वेश्चन, लेट अस सी दिस। क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू द पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर एक्ट, ये क्या है, एक नया नया एक्ट लाया गया था अभी जल्दी में, किस लिए, जो पेपर लीक्स हो रहे थे, पेपर लीक्स को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो अभी एज सच इम्प्लीमेंटेशन में तो कुछ निकल के सामने आया नहीं है, ओके। इम्प्लीमेंटेशन भगवान ही जाने कैसा चल रहा है, लेकिन आपको पता होगा कि अभी नीट की परीक्षा और फिर यूजीसी नेट की परीक्षा, ये भी पेपर लीक हो गया है, ठीक है। नेट का तो कैंसिल हो गया, नीट का भी विवाद चल रहा है। तो ओवरऑल इसी फिनोमिना को कंट्रोल करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था, पर अभी अभी सच इसका कोई इफेक्ट दिख नहीं रहा है। तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फिलहाल। द एक्ट एम्स टू प्रिवेंट अनफेयर मीन्स इन पब्लिक एग्जामिनेशंस। तो हम लोग तो मेहनत कर रहे हैं यहाँ बैठ के पढ़ के, और एग्जाम लेने वाली जो एजेंसीज हैं उनका कोई भरोसा ही नहीं है कि एग्जाम होगा भी नहीं, होगा तो होगा, कैसे होगा, कब होगा, लीक होगा कि नहीं होगा। तो फिलहाल जो आपके हाथ में, आप पढ़ाई करते रहो, बाकी सरकार का क्या है। अब जैसे अच्छे लोगों को वोट दोगे तो अच्छे लोग आएंगे, तो धर्म के ऊपर उठो, धर्म के नाम पे वोट मत दो, अच्छे अपने आसपास में जो लोग हैं, जितने भी सांसद हैं, जो आपके पास, आपके जो एरिया में हैं, ठीक है, आपके एरिया जो एमपीज और एमएलएज हैं, तो उनके वर्किंग को देख के वोटिंग करो, नहीं तो आपको, अगर आपको घटिया सरकार मिलेगी तो आपकी चिंता नहीं करेगी। और धर्म के नाम पे तो बिल्कुल मत बहना, कि सबसे खतरनाक है देश के लिए वो चीज। तो देखो, द एक्ट एम्स टू प्रिवेंट अनफेयर मीन्स इन पब्लिक एग्जामिनेशन एंड इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस एंड क्रेडिबिलिटी, तो ठीक ही लग रहा है लगभग, कोई इसमें इशू तो नहीं लग रहा। possessing unauthorized स्टडी मटेरियल ड्यूरिंग द एग्जाम इज कंसिडर्ड अनफेयर मीन्स, ये तो मतलब बहुत ही कॉमन सेंस का टॉपिक है, आपको लगता ही होगा कि सही ही होना चाहिए। अगला क्या है, यूपीएससी एग्जाम्स आर कवर्ड अंडर द एक्ट, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आपको क्या लग रहा है इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, जल्दी से एक बार देखो तो फिर डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या है ये, पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024, तो इलेक्शन के पहले मेरे ख्याल से जनवरी या फरवरी में ये लाई गई थी बिल, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज सी। तो देखो ये वाला जो बिल आया था 2024 में, ये आया था शुरुआत में। तो क्या है, लेट अस सी द पॉइंट। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, प्रिवेंट अनफेयर मीन्स ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशंस, और क्या इंश्योर करेगा, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस और क्रेडिबिलिटी। अगला देख लो, एक्ट कवर्स एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यूपीएससी, तो ये भी इंक्लूड करता है अलॉन्ग विद अदर
सेंट्रल रिक्रूटमेंट बॉडीज कौन कौन सी, जैसे आरआरबी है, एसएससी है। आरबी क्या होता है, आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है। तो इन सभी को भी कवर करता है। एंड द एनटीए, जो एनटीए करता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। आपको पता होगा कि जो भी नीट वाला पेपर लीक हुआ था और जो भी यूजीसी नेट का पेपर लीक हुआ, ये दोनों एग्जाम कौन करवाता है, एनटीए ही करवाती है। ठीक है। तो इसके एनटीए के इफेक्टिवनेस पे सवाल उठ रहे हैं कि वेदर इट कैन कंडक्ट एग्जाम्स और नॉट। ओके। फिलहाल हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं अपना। द एक्ट डिफाइंस अनफेयर मीन्स। तो एक्ट में क्या है, डेफिनेशन दी गई है किसके बारे में, अनफेयर मीन्स के बारे में डिफाइन किया गया है कि इसके अंदर क्या क्या मल प्रैक्टिसेस आएंगे। तो पहला क्या है, लीकिंग द क्वेश्चन पेपर, पहली मल प्रैक्टिस। दूसरा, असिस्टिंग कैंडिडेट्स ड्यूरिंग एग्जाम्स, तो जो नकल करवाते हैं। दूसरा क्या है, टेम्परिंग विद द कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है, तो जो ऑनलाइन परीक्षा हो रही है ऑनलाइन, उसमें क्या हो सकता है, टेम्परिंग की जा सकती है। अगला क्या है, इम्परेशन इम्पर्सनेशन। व्हाट इज इम्पर्सनेशन, तो किसी दूसरे की आइडेंटिटी पे कोई और जाके पेपर दे आया है, उसको क्या बोलते हैं, हम इम्पर्सनेशन बोलते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड इम्पर्सनेशन। तो आईडी कार्ड किसी और का है पर पेपर कोई और दे आए। देन कंडक्टिंग फेक एग्जामिनेशन, मतलब एग्जामिनेशन नहीं है फिर भी करवा दे रहा है कोई। ठीक है, पैसे लोगों से फीस लेने के लिए सिर्फ। तो इन सभी चीजों के बारे में इस एक्ट में जो है जिक्र है। तो चलो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। अगला क्या है, एलिफेंसी प्रोजेक्ट। क्या है, एलिफेंसे प्रोजेक्ट। अच्छा देखो, अब यहाँ पे ध्यान देकर एली और फेंस, अगर यहाँ से लगा लो तो आप आंसर निकाल सकते हैं यहाँ से। वॉज सीन इन न्यूज रिसेंटली, तो क्या है, प्रोटेक्टिंग एंडेंजर्ड बर्ड्स स्पेसीज। अब देखो बर्ड है, फेंस की बात हो रही है, तो बर्ड तो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। फिलहाल आप दिमाग लगाओ, मुझे तो आंसर पता ही है। प्रिवेंटिंग वाइल्ड एनिमल इंट्रूजन इनटू ह्यूमन हैबिटेट्स। वाइल्ड एनिमल का कहाँ पे इंट्रूजन, मतलब होता है घुसना कहीं पे, किसी ऐसी जगह जहां आपका जाना वर्जित हो, वहां पे घुस जाना, उसको क्या बोलते हैं हम, इंट्रूड करना। यूजुअली किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पे घुसने को क्या बोलते हैं हम, इंट्रूजन। ठीक है। तो एनहेंसिंग, अगला क्या पॉइंट है, एनहेंसिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, और ये फिर रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस एलिफेंट से। जैसे कि आप देख सकते हो ना, एली से क्या हो जाएगा, एलिफेंट। एली से क्या हो जाएगा, एलिफेंट। एंड फेंस से क्या हो जाएगा, यू कैन नो, फेंस। फेंस मतलब क्या होता है, बाउंड्री बनाना कांटों की। ठीक है। तो इससे आपको गेस मार लेना चाहिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। ओके, तो चलो लेट अस सी। तो ये वाइल्ड ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में है, स्पेशली किसके बारे में है, एलिफेंट्स के बारे में। और ये कंट्री का फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड स्मार्ट फेंस है। कैसा फेंस है ये, स्मार्ट फेंस है। एआई का यूज होगा इसमें, इस फेंस में एआई का यूज होगा। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। द एनटीए, अभी तक देखो हम लोगों ने दो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन में एनटीए का जिक्र आया। तो पहला यहाँ पे क्या है, एनटीए इज एन ऑटोनॉमस एजेंसी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये तो लगभग सही लग रहा होगा आपको। एनटीए किसके अंदर काम करेगी, क्योंकि ये टेस्ट लेती है। तो अगर टेस्ट लेती है तो प्रोबेबली ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर ही काम करना चाहिए। ये तो आप कॉमन सेंस से इतना निकाल सकते हो। ठीक है, अगला पॉइंट देखो। एनटीए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन गेट एग्जामिनेशन। अब देखो, यहाँ पे थोड़ा आपको डाउट होना चाहिए। ठीक है, आपको ये पता है कि एनटीए नीट का एग्जाम तो लेती है, ठीक है, जो कि मेडिकल एंट्रेंस है। लेकिन ये भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था नीट को, सॉरी एनटीए को, ऐसा करने के लिए। तो जब पहले सेटअप हुई थी एनटीए, तो उसके पास ये मैंडेट नहीं था कि वो नीट का एग्जाम करा पाए। ठीक है, तो ये बाद में शुरू हुआ, आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। तो अब लेकिन क्या ये गेट का एग्जाम भी करा सकती है, कि देखो जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें फिजिक्स या साइंस के क्वेश्चन इतने ज्यादा नहीं आते हैं। मोस्टली इट इज बायोलॉजी, और जो फिजिक्स का लेवल होता है वो होता है लो। लेकिन जो गेट होता है वो इंजीनियरिंग का एग्जाम है, और एनटीए के पास इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो आप क्या मतलब रफली इसमें तुक्का मार सकते हो, कैसे तुक्का मार सकते हो, कि ऑप्शन टू क्या लग रहा है कि गलत ही होना चाहिए। तो लेट अस सी द आंसर। आंसर क्या है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ऑप्शन ए मतलब क्या हुआ,
कि ओनली वन इज सही व दूसरा इज गलत। तो एंड जो गेट एग्जाम होता है एक्चुअली, वो कौन कराता है? गेट का एग्जाम इज कंडक्टेड बाय IISC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, कहाँ पे? बेंगलुरु, बेंगलुरु। ठीक है, ISC बेंगलुरु ये कराता है कंडक्ट। किसके साथ मिलके? 7 IITs। ठीक है, तो IISC बेंगलुरु प्लस 7 IITs ये सब मिलके किसके बिहाफ पे कराती हैं? NCB गेट, नेशनल कोऑर्डिनेशन बोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। तो एक तरह से इसका जो सिस्टम है वो बहुत ही एलेबोरेट है। ठीक है, नॉट लाइक NTA। तो इसीलिए देखोगे तो गेट का पेपर में जल्दी जल्दी आपको कभी आप खबर मिलती नहीं कि पेपर लीक हो गया गेट का। या यूपीएससी फॉर इंस्टेंस देख लो, यूपीएससी का भी लगभग लगभग फुल प्रूफ है। तो बहुत ही रेयर चांसेस हुए हैं जब ये खबर मिलती है कि यूपीएससी का पेपर लीक हो गया है, राइट। तो इसी तरह का सिस्टम हमारे और भी एग्जाम्स के लिए सेटअप करने की जरूरत है। पर सरकार कहीं ना कहीं या तो इट इज नॉट इंटरेस्टेड कि बच्चों की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व किया जाए, या फिर उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है सरकार में। और सरकार में कैपेबिलिटी तो होती है, ईमानदार लोग हैं सिस्टम में, बशर्ते कि सरकार चाहे कि वो सिस्टम को इम्प्लीमेंट करे। ठीक है, तो चलो 14 क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, IBBI। अब ये देखो एज सच करंट का न्यूज नहीं है बहुत ज्यादा, पर चूंकि ये करंट में आता रहता है ये बैंकरप्सी रिलेटेड, तो अभी जो बहुत सारी बैंक्स हैं उन पे ये लागू हो रहा है, तो बैंक्स न्यूज में आती हैं, इसलिए ये भी न्यूज में आ जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है? स्टेट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, हाँ सही है, IIBB। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन क्या है इसका? रिप्रेजेंटिंग क्रेडिटर्स, नहीं, मेरे ख्याल से तो गलत ही है। आप तुक्का मारो, जरा गेस मारो। द रोल ऑफ IPAs, ये क्या है? इंसॉल्वेंसी प्रोविजनल एजेंसीज अंडर अभी IIBI इज टू डेवलप प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, कोड ऑफ एथिक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? लेट अस सी द आंसर क्या हो जाएगा मेरे ख्याल से। देखो, ये सेकंड वाला ऑप्शन है वो तो गलत ही है, जहां दो दो है उसको अगर एलिमिनेट कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से आंसर सी होना चाहिए। लेट्स सी। चलो तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। तो IIBBI कब सेटअप हुआ था? ये तो आपको पता ही होगा, 2016 में सेटअप हुआ था। और जिनको नहीं पता है तो आप कोई भी जो बुक आप पढ़ रहे हो, वेदर इट इज रमेश सिंह और वर्मा जी की जो किताब है या कोई और बुक, जो भी आप कोचिंग का नोट्स पढ़ रहे हो उसमें जाके ये टॉपिक देख लेना, ठीक है। IBBI का तो टॉपिक दिया होगा, अगर नहीं दिया है तो करंट अफेयर्स में कहीं पे भी चेक कर लेना। ओके, अगला देखो, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स जो होती हैं IPAs, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, ठीक है, कोड ऑफ एथिक्स, और एक्टिंग एट द फर्स्ट लेवल रेगुलेटरी एंड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले लेवल पे कौन काम करेगा? यही जो IPS हैं वो करेंगे। अगला स्टेटमेंट देखो, जिसमें तो इसमें क्या है? IBBI, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। ठीक है, रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, इस पे ये लोग जो है काम करेंगे। और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, इसका भी काम देखेंगे। एंड इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज, among other regulatory and oversight roles. So these are the main functions of the IBBI। अब दो इसमें जो ऑप्शन गलत है वो क्या है? इट डज नॉट रिप्रेजेंट क्रेडिटर्स। ठीक है, ये चीज आपको याद करके रखनी है। चलो, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। अर्मीनिया इज बॉर्डर बाई विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो ये मैपिंग का क्वेश्चन है, और करंट में अभी ये न्यूज में है। ठीक है, इसको आप मैपिंग में कंसिडर कर सकते हो या इंटरनेशनल रिलेशन में कंसिडर कर सकते हो। इस बार देखोगे अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, तो उसमें देखोगे 3-4 क्वेश्चन आए हैं जो IR से रिलेटेड हैं और लोकेशंस पूछी गई हैं। इसलिए कोई भी प्लेस जो कि न्यूज में आ रही है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, ध्यान से उसको पढ़ो। अपने मैपिंग वाली नोट्स में उसको मेंशन कर लो कभी भी, जो भी कोई न्यूज आइटम आपको दिख रहा है, कोई भी प्लेस का लोकेशन दिख रहा है, तो ये चीज न्यूज में आई है। और अब इसी से हमने क्या है, क्वेश्चन फ्रेम किया है कि इसका जो बॉर्डर है किस किस कंट्रीज को टच करता है। ओके, तो वो तुर्की, जॉर्जिया, अजरबैजान एंड ईरान। अगला क्या है? रशिया, तुर्की, अजरबैजान, ईरान। तुर्की, जॉर्जिया, रशिया, ईरान। तुर्की, जॉर्जिया, अजरबैजान एंड ईरान। तो आपके हिसाब से कौन सा आंसर सही होगा? चलो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, फिर आपको मैप दिखा के इसको समझाते हैं बढ़िया से। ओके,
चलो लेट अस सी द आंसर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या है? टर्की। दूसरा क्या है? जॉर्जिया, अजरबैजान, ईरान। ओके। तो अब ये न्यूज में क्या है, अर्मीनिया ने अभी क्या अनाउंस किया, आपको पता होगा ना कि इसराइल और पैलेस्टीन, पैलेस्टीन क्या एक तरह से हमास जो है ना, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोला जाता है हमास, इनके बीच में क्या है, अभी वॉर चल रही है। ठीक है, तो ये सब प्लेसेस क्या है, गाजा, ये सब न्यूज में है। ओके। तो इसराइल और पैलेस्टीन के वॉर को देखते हुए क्या किया है, अ, जो इसने आर्मेनिया ने क्या किया है, हैज रिसेंटली अनाउंस्ड इट हैज रिकॉग्नाइज्ड द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन। क्या चीज है, देखो पैलेस्टीन को रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है, जो पैलेस्टीन स्टेट है उसको रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है, तो बहुत कम स्टेट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। इसका रीजन क्या है कि यूएसए और इसराइल दोनों बहुत ही क्लोजर एलाइज हैं, और ज्यादातर कंट्रीज जो हैं उनका यूएसए से काम पड़ता रहता है, तो इसलिए कोई भी खिलाफ नहीं जाता है। राइट। और चूंकि अभी बहुत ज्यादा हिंसा कर रहा है जो वहाँ का राष्ट्रपति है, नेतन्याहू, तो इस तरह से एक अनर्गल बम्बार्डिंग हो रही है वहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे सिविलियंस आर लूजिंग देयर लाइव्स। तो इसीलिए क्या हो रहा है, जो इंटरनेशनल ओपिनियन है वो इसराइल के अगेंस्ट जा रहा है। तो इसी संदर्भ में जो है आर्मेनिया ने क्या कहा है, उसने रिकॉग्निशन दिया है स्टेट ऑफ पैलेस्टीन को। तो वो लेटेस्ट कंट्री है ऐसा करने वाला। ठीक है। और उसका मेन रीजन क्या था, वायलेंस टुवर्ड्स सिविलियन पॉपुलेशन, इसी के अगेंस्ट जाकर आर्मेनिया जो है उसने क्या किया, रिकॉग्नाइज कर दिया है। ठीक है। चलो, अब देखो इस मैप को थोड़ा सा देख लो। लेट अस वॉच द मैप। तो इसमें लोकेशन देखो, इजी है। ये आपको आर्मेनिया दिख रही है, नॉर्थ में क्या है, जॉर्जिया है, इधर ईस्ट वेस्ट में तुर्की है, इधर ईस्ट में क्या है, अजरबैजान है, रशिया देख रहे हो, रशिया का बॉर्डर नहीं टच होता है इससे कहीं पे भी। और साउथ में क्या है, यहाँ पे छोटा सा क्या है, दिस इज ईरान। तो चार कंट्रीज हैं जिसको बॉर्डर करती हैं। ठीक है। तो चलो, आप सभी का थैंक यू यहाँ पे हमारी वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने तक। अगर आप यहाँ पे पहुंचे हैं तो आप काबिले तारीफ हैं। ठीक है। और वीडियो देखो, वीडियो लेंदी हो गया है, नो डाउट लेंदी हो गया है। पर देखो, आप जब भी कभी भी डिटेल में कोई भी एमसीक्यू करोगे तो उसको एक्सप्लेन करने में टाइम तो लगेगा। तो यूपीएससी इज नॉट एन इजी गेम। अगर आपको बहुत जल्दी जल्दी चीजें खानी है, पचानी है, याद करना है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो देर इज अ लर्निंग कर्व फॉर एवरी एग्जामिनेशन एंड यू नीड टू डिवोट टाइम। ठीक है। तो आपको डिवोट करना पड़ेगा टाइम। तो आप हमारी वीडियोस को शुरू से लेके अंत तक देखिए। And if you start doing that, I promise you that your current affairs section that is going to be very very strong. And I promise you that you are not going to miss any of the questions. तो हमने लेट शुरू किया है सीरीज, but I promise that from May onwards, okay, from May onwards, I will provide you very concise notes. Okay, हम आपको करंट अफेयर्स की नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे along with the videos. ठीक है। तो अभी जो हमारी चल रही है डेली लेक्चर सीरीज है, इसके बाद हम लाएंगे वीकली लेक्चर सीरीज, और फिर मंथली लेक्चर सीरीज। ओके। तो और फिर लास्ट में क्या होगा, तीनों का कंबाइन करके आपको हम एक पीडीएफ, आई विल प्रोवाइड यू अ पीडीएफ तीनों का। तो अगर आप हमारा वीडियो देख लोगे पूरा पूरा और वो लेक्चर सीरीज कर डालोगे, ओके, और फिर पीडीएफ से रिवाइज कर लेना क्विकली, फिर आपका क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन करंट अफेयर से तो कदापि भी गलत नहीं होगा। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल फिर से अपने नए 23 जून के करंट अफेयर्स के लिए उसकी। तो लेट अस एंड दिस वीडियो। जय हिंद। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखो। बाय बाय। टेक केयर।